नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको सदैव इस बुलेटिन में हम देते हैं। तो दोस्तों, आसपास खबरों की शुरुआत करें तो आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर बादरा कस्बे में भी 2 कलश यात्राएं निकली, 2 जगह पूजा महोत्सव अलग अलग वार्डों में प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों, इसके अलावा चोरियों की बढ़ती घटनाओं पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार चोरियों की घटना हो रही है और दोस्तों आज भी कस्बे में धूम रही, बधाई देने वालों का तांता रहा, चर्चा का विषय बनी रही पल्लवी बेनीवाल। दोस्तों, पल्लवी बेनीवाल के हमने आज से साक्षात्कार भी किया था, उनका इंटरव्यू भी हमने आज लिया और बहुत सी चीज़ें जानकर दोस्तों हैरानी भी हुई, आपसे हम साझा भी करना चाहेंगे। और बहुत से हज़ारों लाखों लोग जो दोस्तों अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं आरजेएस की, आरएस की, वो कैसे तैयारी करें, उससे उनको प्रेरणा भी मिल सकती है। दोस्तों, पल्लवी बेनीवाल का आप जीवन देखेंगे, इतनी सादगी से लवरेज, इतना सिंपल शालीनता की प्रतीक पल्लवी बेनीवाल। दोस्तों, इतनी सुव्यवस्थित और सुदृढ़ और अनुशासित एक सुसंस्कारिक लड़की के साथ साथ दोस्तों धार्मिकता की भी पराकाष्ठा और एकाग्रता की भी पराकाष्ठा हमने आज देखी। दोस्तों, अपने स्टडी रूम में, उनका स्टडी रूम का भी हमने आज निरीक्षण किया। तो स्टडी रूम में पवन सुत हनुमान बजरंगबली की एक मूर्ति भी उन्होंने लगा रखी थी। बजरंगबली की भगत है पल्लवी बेनीवाल और अपने स्टडी रूम में कुछ इस प्रकार से चीज़ें लगा रखी थी दोस्तों, अपनी याददाश्त के लिए, अपनी रूटीन के लिए, और बहुत ही सादगी के साथ वो अपने अभियान में, अपने मिशन में जुटी हुई थी। एक आरजेएस की तैयारी करने वाली दोस्तों कोई लड़की एकदम इतनी साधारण है और इतनी गहनता से पढ़ाई करने वाली निकलेगी दोस्तों, इसका अंदाज़ा बहुत कम था। और एक आपको वाक़या बताएं दोस्तों, कल ही रिजल्ट आया था और रिजल्ट आया जब दोस्तों बधाई देने वालों का तांता लगना स्वाभाविक है। पूरे बादरा कस्बे से रिश्तेदारों के और सभी सगे समधियों के, परिचितों के फ़ोन और सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तो तांता लगा है दोस्तों। उनके घर में जब एक रिश्तेदार आया तो उनकी माता है दोस्तों, वो भी शिक्षक है और पिता एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता है, दादाजी भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पराकाष्ठा है दोस्तों, भूप सिंह जी बेनीवाल। तो इस घर में जब वो मेहमान आते हैं और आते ही जब राजेंद्र जी एडवोकेट स्वागत करते हैं उनका गेट पर, तो वो पूछते हैं कि पल्लवी कहाँ है, आरजेएस कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहेंगे। तो उस समय आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, क्योंकि उनकी माता जो है वो अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी और घर में कोई ज़्यादा सदस्य नहीं थे। छोटा भाई है वो पढ़ाई में, वो भी लॉ का स्टूडेंट है, तो वो भी लॉ की तैयारी कर रहा है। तो पल्लवी पोछे लगा रही थी दोस्तों घर में। आरजेएस का एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ गया और उनका चयन भी हो गया। उसके बावजूद सिंप्लिसिटी दोस्तों इतनी पराकाष्ठा की हद तक कि घर में पोछे लगा रही थी और हमने जाना तो वहाँ घर के सारे काम पल्लवी कर लेती है। तो दोस्तों, हमें बहुत खुशी हुई और आप इंटरव्यू देखेंगे, उनका साक्षात्कार देखेंगे तो उनके जवाब देने की शैली और उनकी सीमा देखेंगे दोस्तों, उनकी गहराई देखेंगे तो एक पेशेवर न्यायाधीश से जैसे मैं बात कर रहा था दोस्तों, इस प्रकार से उनका सदा हुआ और बहुत ही बेहतरीन शानदार जवाब, जो कि संविधान के अंतर्गत दोस्तों, जहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है, क्योंकि संविधान दोस्तों एविडेंस के ऊपर हर कोई मुकदमा है वो टेबल दर टेबल आगे बढ़ता है सिस्टम के साथ। तो वहाँ एविडेंस की और वकीलों की जो दलील होती है, जहाँ संविधान के एक्ट और अनेकों ऐसे उच्च न्यायाधीशों द्वारा सुनाए गए फैसलों की जो प्रतियां होती है, जो अपने आप में एक कानून बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा अगर कोई फैसला, डिसीजन दिया जाता है तो उनके तहत जिस प्रकार से जो जीरें होती है वकीलों के मध्य, अधिवक्ताओं के मध्य,
और उसके अनुसार दोस्तों मैंने कई ऐसे सवाल पूछे थे। मेरा भी ये पहला किसी आरजेएस के लिए इंटरव्यू था, तो उन्होंने बहुत तो शानदार तरीके से वो जवाब भी दिए थे और हम भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए उनके जवाब देने की एक गहराई से। दोस्तों इतनी कम उम्र में और इतनी अत्यधिक मैच्योरिटी और परिपक्वता, दोस्तों ये किसी एग्ज़ाम आरजेएस के एग्ज़ाम से ही किसी बच्चे में आता है। अमूमन हमने देखा है कि अभिभावक जो होते हैं सभी अपने बच्चों के प्रति इतने सतर्क और सजग होते हैं कि उनकी हर एक इच्छा को वो पूरी भी करना चाहते हैं और उन पर घरेलू कार्य के लिए कतई दबाव प्रेशराइज उनको नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ स्थिति उलट है दोस्तों। सारे कार्य करती है पल्लवी घर के जब उनकी माता अपनी ड्यूटी पर जाती है। लेकिन दोस्तों हमने आज जो बात की, उनके 3 अलग अलग वीडियोस बनाए और उनके दादा से, पिता से, भाई से, माता से, मामा से और घर के अनेकों सदस्यों से, एक सरपंच भी जो गढ़ड़ा गांव के आए हुए थे, क्योंकि पुराना गांव जो है भूप सिंह जी बेड़ीवाल का गढ़ड़ा है, तो वो वहाँ के सरपंच से भी हमने बात की। पीपी सिंह जी भी पूर्व लोकायुक्त सचिव उनके घर मिलने के लिए आए थे, तो उनसे भी हमने बात की थी। तो सारे ये वीडियोस आप तीनों के तीनों ज़रूर देखिएगा। अगर आप युवा है और आरजेएस आरएएस की तैयारी आप करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर ये इंटरव्यू आपको देखना चाहिए दोस्तों। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को या प्रेरणा के लिए भी आप इससे कुछ सीख सकते हैं। और दोस्तों ये जो 120 पदों के लिए भर्ती हुई थी, मैं आपको जल्दी से बता दूं तो इसमें भी आरक्षण होता है दोस्तों। कम से कम 52 तो सामान्य वर्ग के लिए इसमें आरक्षित थे और 52 सीटें थी, तो 52 वो चुन के आए। 18 एससी के, तो एसटी के भी 13 चुन के आए और ओबीसी आदि अनेकों मिलाकर 35 के लगभग पद थे। तो उस ढांचे में भी पल्लवी ने अपने आप को फिट भी किया था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 71 महिलाएं जज चुनकर आई है इस एग्ज़ाम से, और 71 और 49 पुरुष अभ्यर्थी जो है वो आरजेएस बने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं ने यहाँ एक बार फिर से बाजी मारी। और दोस्तों कहीं ना कहीं युवाओं की बनिस्बत लड़कियां जो होती है, महिलाएं जो होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपनी एकाग्रता बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई में और किसी कोर्स अगर कोई वो एग्ज़ाम दे रही है किसी चीज़ के, तो उसमें लगाने में कामयाब हो पाती है। तो दोस्तों ये पल्लवी का इंटरव्यू आप ज़रूर इसमें देखिएगा। और दोस्तों बादरा क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों बादरा कस्बे में विधायक बलवान पूनिया का अगर जिक्र करें तो दोस्तों जिस प्रकार से सीवरेज के कार्य में और बहुत बड़ी शिकायतें आ रही है, और कई गलियों में जहाँ से सीवरेज प्रारंभ हो गई है और कनेक्शन जोड़े जा चुके हैं, वहाँ दोस्तों गंदगी का एक प्रकार से सैलाब बनती जा रही है। वो गलियाँ, वो घर, वो मोहल्ले जहाँ सीवरेज प्रारंभ हो चली है दोस्तों, बहक मार रही है गंदगी सीवरेज के पाइपलाइनों से, और ओवरफ्लो होकर ढक अपने आप खुलते हैं। और जिस प्रकार की गंदगियों का वातावरण वार्डों में देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायी है। और दोस्तों सीवरेज के चलते ही बताया जा रहा है दर्जन से अधिक ऐसे घर हैं जो ढह रहे हैं और जिनमें दरारें आ चुकी है, जो मकान ढहने की कगार पर है और सड़कें खोखली हो चुकी है। और अब दोस्तों जो चोरों की गैंग सक्रिय है, एक रात में 3 चोरियां। और दोस्तों इसके हाथीपुरा की तो एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 4 चोर दोस्तों, 4 बच्चे युवा दिख रहे हैं। वो चारों के चारों किस तरह सफाई के साथ घरों में बढ़ते हैं, घुसते हैं और एक गेट के ऊपर खड़ा रहता है, चौकीदारी करता है, देखता है इधर उधर कोई आ तो नहीं रहा। और सीसीटीवी कैमरे में ये सारी की सारी चीज़ें, हरकतें जो है वो रिकॉर्ड भी होती है, और कैसे सफलतापूर्वक चोरी करके घर से बाहर भी निकल जाते हैं। और दोस्तों फिर सुबह जब चोरियों का पता लगता है तो लोग आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस की सहायता लेने की बनिस्बत लोग स्वयं उन चोरों को खोजने का प्रयास करते हैं। कैसी विडंबना है दोस्तों।
पुलिस जिस चीज़ के लिए बनी है, पुलिस के पास जाने से लोग कतराते हैं, क्योंकि अभी तक मैं आपको बताऊं तो मोटरसाइकिलों की चोरी इस कदर बादरा क्षेत्र में अब तक हुई है दोस्तों कि सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलों की बरामदगी नहीं है। इतनी लगातार बड़ी संख्या में चोरियां होती है। और पड़ोस में दोस्तों गोगा मेडी में अगर बात करें, 15 किलोमीटर दूर है बादरा से, गोगा मेडी का मेला गोगा जी महाराज का जो चल रहा है, उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है और लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी भी आते हैं। और यहाँ भी कुछ गैंगे चोरों की दोस्तों सक्रिय है। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था 2-3 दिन पहले किस प्रकार से गोगा मेडी में एक ऐसी गैंग भी आई हुई है जो गाड़ियों से चोरी कर ले जाते हैं, बंद गाड़ियाँ जो यात्रियों की जहाँ कहाँ वो रात्रि को गाड़ी खड़ी है तो धीरे के साथ ये गैंग इस गाड़ी के पास आते हैं और ऐसा लोशन, ऐसा एक केमिकल शीशों के ऊपर लगाते हैं और वो अपने आप टूट जाता है और गाड़ी में रखा हुआ सामान लेकर ये चोर फूट हो जाते हैं। ऐसे 10-15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, प्रशासन को मुस्तैदी दिखाने की ज़रूरत है, विधायक बलवान पूनिया को सख्ताई के साथ आदेश देने की ज़रूरत है। दोस्तों उनका आदेश चलता है और वो आदेश देंगे तो निश्चित रूप से पुलिस हरकत में आएगी और इन चोरियों की वारदातों को रोका जा सकता है, रात्रिकालीन गश्त को बढ़ाकर भी, और जो पुलिसकर्मियों की संख्या है उनको बढ़ाकर भी। आजकल दोस्तों बाज़ारों में भी आप देखते हैं तो किस कदर वाहनों में जो है वो दोस्तों भीड़ भाड़ इस कदर रहती है कि जाम की स्थिति दिन में 3 से 4 बार बादरा कस्बे के विभिन्न बाज़ारों में आप देख सकते हैं। तो ये जाम की स्थितियों से निजात पाने के लिए ट्रैफिक कर्मियों की संख्या निश्चित रूप से बादरा में बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए विधायक महोदय भी अनुशंसा कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दोस्तों इतने पावरफुल विधायक है राजस्थान के बलवान पूनिया, यहाँ ट्रैफिक कर्मियों की संख्या को आखिर क्यों नहीं बढ़ा रही है? दोस्तों इससे निजात भी मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी कोई हमारे बादरा में अगर बात करें ट्रैफिक की जो कहाँ स्टोरेज करे, उन बाइकों को कहाँ छोड़े, इस प्रकार की कोई इंतजामात बादरा में नहीं है दोस्तों। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी बादरा में हो, इसके लिए भी लंबे समय से लोग मांग करते आ रहे हैं कि बादरा में ऐसी पार्किंग की व्यवस्था हो जहां बाज़ार की ये जो टेंशन है, जो आपाधापी है और जो भीड़ भाड़ का जो एरिया एक प्रकार से घंटे से 2 घंटे तक जाम लगने की स्थिति है, उन सब से निजात लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करें हनुमानगढ़ ज़िले की ज़िला जेल में दोस्तों एक बादरा के कैदी की मौत हो गई और उन्होंने आत्महत्या करने की जो है वो ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है। दोस्तों बादरा के डोबी गांव का ये शख्स था और इस शख्स के 21 वर्षीय मात्र ये शख्स था दोस्तों किसी नाबालिगा के साथ छेड़खानी के मामले में, जाति के मामले में इनको पकड़ा गया था और हनुमानगढ़ जेल में ये न्यायिक अभिरक्षा में थे। तो दोस्तों वहाँ से एक बैरक के पीछे पेड़ के ऊपर दोस्तों तौलिए के साथ झूलते हुए मिले, अर्थात उन्होंने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली बैरक के पीछे। तो उनका शव लटका मिला और दोस्तों पोक्सो एक्ट के तहत उनको पिछले 4 महीने से जो है वो जेल में थे, सज़ा काट रहे थे। तो कुल मिला के दोस्तों पुलिस ने जब इस मामले को देखा, खबर को देखा, तो तत्परता के साथ घटना का मुआयना किया और मर्ग को दर्ज किया और इसकी न्यायिक जांच की प्रक्रिया जो है वो दोस्तों प्रारंभ हो गई है। तो ये घटना भी बड़ी दुखदायक घटना है दोस्तों, एक प्रकार से पुलिस प्रशासन पर या जेल प्रशासन पर सवालिया निशान भी दोस्तों खड़े करती है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान एक बार फिर से बलात्कार के मामलों में अव्वल आया है, क्योंकि अभी जो घटना मैंने आपको बताई थी वो नाबालिगा के साथ जो ज़्यादती की घटना थी, जिसके तहत पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए युवक ने आत्महत्या कर ली थी। अब राजस्थान की बात करें तो दोस्तों एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर माने तो दोस्तों भारत में एक बार फिर से राजस्थान ने
लंबी छलांग लगाई है और अव्वल नंबर हासिल की है। हिंसा और अत्याचार के मामलों की 2021 में जो गत वर्ष है दोस्तों, उसके आंकड़े प्रसारित हुए हैं। 6337 दोस्तों मामले दर्ज हुए राजस्थान में हिंसा के, अत्याचार के, महिलाओं पर अत्याचार के। तो कितने बड़े आंकड़े। अगर 2020 की बात करें तब भी राजस्थान अव्वल था दोस्तों। 5310 मामले दर्ज किए गए थे पूरे राजस्थान में, और उस समय उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर था। लगभग 2700 के करीब मामले उत्तर प्रदेश से थे। तो कितना गैप है, कितना अंतर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस बार भी गैप, अंतराल जो है बहुत लंबा है 2 नंबर के लिए। तो 6000 इस बार बढ़कर आई है 1027। तो राजस्थान के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो दोस्तों अपराध जगत में राजस्थान नाम कमा रहा है पूरे देश में दोस्तों, ऐसा नाम तो कोई राज्य नहीं कमाना चाहेगा। और ये किसी भी सरकार के लिए बहुत बुरी बात है। और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उस पार्टी, उस संगठन, उस सत्ता दल के लिए खतरे की घंटी भी दोस्तों ये अपराध बनते हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। तो दोस्तों इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष के उपनेता भी है विधानसभा में, उन्होंने दोस्तों विधानसभा में ये बात उठाई और इसको लेकर जो है आवाज़ बुलंद की है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जब धरना प्रदर्शन किया गया था तो उसके बाद में सरकार ने आश्वासन दिया कि दोस्तों जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव करेंगे, उसको सुदृढ़ बनाएंगे, और जो तबादलों की एक प्रक्रिया है उसका ऑनलाइनकरण भी करेंगे और उसमें सरलीकरण भी किया जाएगा। और ये जो डिजायर सिस्टम है और ये जो नेताओं के द्वारा दोस्तों तबादले करने की, भ्रष्टाचार, घूसखोरी की इस प्रकार की प्रवृत्ति है, उससे निजात मिलेगी, ऐसा राजस्थान सरकार का संकल्प भी था जब शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन हुआ था। दोस्तों पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान के शिक्षक संघ के बादरा के जगदीश डाका, उन्होंने आवाज़ बुलंद की, उन्होंने मांग की है कि आखिर सरकार ने क्यों वादा खिलाफी की है, क्यों इस मामले पर सरकार अभी तक कोई एक्शन, कोई मजबूत डिसीजन नहीं ले पाई है। दोस्तों इसको लेकर क्या फिर से संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, इस प्रकार की बातें की है। और मैं एक आपको दोस्तों इससे जुड़ी हुई बात अगर बताऊं तो एक बार पीछे की आपने सुर्खियां भी देखी होगी अखबारों की, मीडिया चैनलों की। अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शिक्षकों के साथ एक बैठक कर रहे थे दोस्तों। तो अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री साहब ने शिक्षकों से अचानक पूछ लिया एक अटपटा सवाल कि क्या तबादले करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और जब कोई शिक्षक नहीं बोला, सवाल उनको संभवतः समझ में नहीं आया होगा और ये सोचा होगा कि मुख्यमंत्री एक ऐसा सवाल कैसे कर सकते। तो अपना सवाल फिर से दोहराते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि क्या तबादले के लिए आपको पैसे देकर आना पड़ता है। तो इस पर सभी शिक्षकों ने एक आवाज़ में कहा, जी हाँ, हमें पैसे देकर तबादला करवाना पड़ता है। तो इसके ऊपर कमाल है, आश्चर्य व्यक्त किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन इस दिशा में प्रयास नहीं किया दोस्तों। तो कैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री माने अशोक गहलोत को। और जब शिक्षकों की स्वीकृति भी उनके सामने आ चुकी थी तो क्या शेष रह जाता है, क्यों नहीं दिशा निर्देश दिए जाते, क्यों नहीं इसके लिए स्पष्ट कोई तबादला नीति बनाई जाती, क्यों नहीं इसके लिए कानून मजबूत बनाए जाते हैं, क्यों नहीं विधानसभा में इसको लेकर सभी विधायकों को अवगत कराया जाता है। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक और मामला मैं आपको याद दिलाऊं जो गत दिनों हमारे गांधी पार्क में राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक बलवान पूनिया का शिलान्यास कार्यक्रम था दोस्तों। और वो शिलान्यास कार्यक्रम भी दोस्तों जो रिटायर हुए कर्मचारी थे, पेंशनर समाज के लिए एक भवन निर्माण और पत्रकारों के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भवन निर्माण की शिला वो रखने जा रहे थे, उसका कार्यक्रम था। संबोधित कर रहे थे, 45 मिनट का उनका लंबा चौड़ा संबोधन था। उस समय हम भी वहाँ कवरेज कर रहे थे। तो बलवान पूनिया ने मोदी को चुनौती दी थी कि क्या करेगी आपकी ईडी, क्या करेगी आपकी इनकम टैक्स, और क्या करेंगे आप, क्या उखाड़ देंगे हमारे पास तो खाते में मात्र 2000 रुपये हैं।
और तनख्वाह हमारी है। ये जो महंगी गाड़ी ली हुई है, जो घोड़ा हमने घर के आगे खड़ा किया हुआ है, उसके तेल में ये मात्र 7 की एवरेज देती है। इसके तेल में हमारी तनख्वाह स्वाह हो जाती है। तो क्या करेंगे हमारा ईडी, मोदी और उनकी पार्टी? तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं उनका कोई वहम या फिर उनका कोई भीतर कोने में छुपा हुआ कोई छोटा सा या बड़ा सा कहीं कोने में डर ही बोल रहा होगा, तभी शायद उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन मैं याद दिलाऊं आपको इसी भाषण की, तो इसी भाषण में बलवान पूनिया ने एक बात और कही थी कि मुझे क्या करना है, अगले चुनाव में जिन कर्मचारियों के तबादले करवाए हैं उनको इधर उधर से भादरा आसपास क्षेत्र में उनकी पसंदीदा जगह पर लेकर आए हैं, वो मेरे लिए विधानसभा चुनाव में एक एक गाड़ी की व्यवस्था चुनाव प्रचार के लिए कर देंगे। तो दोस्तों क्या ये रिश्वत नहीं है? क्या ये घूस नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये किसी विधायक को शोभा देता है? क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति राजस्थान में पनपती ही जाएगी? इसको रोका नहीं जाएगा क्या? दोस्तों लॉ की हुई है, वकील भी रहे हैं हमारे विधायक महोदय। तो विधायक महोदय जब बलवान पूनिया जैसे पढ़े लिखे और जागरूक और सबसे शानदार वक्ता जब ये बात कहेंगे, तो दोस्तों और विधायक तो फिर सीधे ही घूस ले लेंगे, सीधे ही पैसे की बात कर लेंगे कि भी इतने रुपए लगेंगे, आपके तबादले हम करवा देंगे। तो विधायक बलवान पूनिया ने इनडायरेक्टली सही ये तो स्वीकार किया कि मैं भी इन शिक्षकों से जिनके तबादले मैंने करवाए हैं कुछ ना कुछ लेने की चाहत रखता हूं। तो दोस्तों ये रही राजस्थान सरकार की और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों एक भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वे आज हमने देखा, हमारे सामने आया, इसको लेकर चर्चा भी पूरे देश में आज सुनाई भी दी। दोस्तों वो सर्वे ये था कि जिन 7 विधानसभाओं के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने हैं, उनके विधानसभाओं के चुनाव जहां होने हैं वो पार्टी अपने स्तर पर, दोस्तों सभी पार्टियां सर्वे करती है और उनका एक सर्वे आया होगा। उन सर्वे में जो चीज़ें पार्टी के लिए निकल कर आई वो ये थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा इन राज्यों में डिक्लेयर ना किया जाए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। तो दोस्तों ये एक अलग सी बात इस बार निकल कर आई है। बीजेपी तो अपने मुख्यमंत्री के चेहरे भी दोस्तों डिक्लेयर करती आई है और राजस्थान में भी इंतजार कर रहे हैं लोग कि वसुंधरा राजे को या किसको डिक्लेयर करते हैं या सीएम फेस बनाकर चुनाव की घोषणा होती है। दोस्तों इस पर एक प्रकार से फिर अंकुश लग गया है और संभवतया अब आपको नाम सीएम पद का सुनाई ना दे कि कौन सीएम पद की दौड़ में आगे चल रहा है। और ये सर्वे जो आया था दोस्तों, उस सर्वे में निकल कर आया था जो सीएम फेस के चेहरे हैं उनकी लोकप्रियता का ग्राफ मात्र 25% ही सामने आया, जबकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ यहाँ पार्टी के सर्वे में 75% आया। तो पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे ताकि बहुत सी चीज़ों से बचा जाएगा, क्योंकि सीएम फेस को लेकर खींचातान भी होती है और बड़े बड़े गुट होते हैं जो किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में धराशायी भी कर सकते हैं। तो इससे भी बचा जाएगा और पार्टियों को आंतरिक कलह से भी बचा जाएगा और सीएम का चेहरा जो है वो उनको पेश नहीं करना पड़ेगा। इस झंझट से उनको निजात मिलेगी। ये समय वो पार्टी और राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने में भी लगा सकेंगे। और दोस्तों इसके अलावा अधिकांशतः सीएम फेस बदला नहीं जाएगा, ये भी पार्टी ने कहा है साथ में कि बदला नहीं जाएगा, सीएम फेस जो चर्चा है उन्हीं को मनाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको अब बताऊं 2022 में अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं, वहीं 2023 के अंत में दिसंबर में संभवतः जो चुनाव होने हैं वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा के चुनाव होने हैं। ये 7 स्टेट ऐसे हैं जो 2024 से पहले यहाँ चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस की भी 17 अक्टूबर को दोस्तों चुनाव की तैयारियाँ अब पूरी होने लगी है और एक प्रकार से ज़ोर शोर से चलने लगी है। और G23 अर्थात G23 ये वो नेता है दोस्तों कांग्रेस में जो असंतुष्ट है गांधी परिवार से, असंतुष्ट है शीर्ष नेतृत्व से और असंतुष्ट है कांग्रेस की वर्तमान व्यवस्थाओं से और उसमें सुधार करने के लिए प्रयासरत है, जिसको
G23 के नाम से जाना जाता है। तो ये G23 के नेता ज़रूर यहाँ नामांकन दाखिल करेंगे और ये चुनाव करवा के छोड़ेंगे दोस्तों कांग्रेस में, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बगैर चुनाव ही सर्वसम्मति बनाकर अध्यक्ष थोप दिया जाता है। राहुल गांधी से सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से फिर राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी से फिर सोनिया गांधी, अर्थात गांधी बनाम गांधी, ये चलता रहता है कांग्रेस में। इस बार संभवतः कुछ नया देखने को आ सकता है और इससे पार्टी उभर की मजबूत होकर उभर कर भी सामने आ सकती है। तो शशि थरूर ने सबसे पहले नामांकन भरने की बात कही है दोस्तों। शशि थरूर सीनियर लीडर है कांग्रेस के, तो इसके अलावा और भी G23 के नेता है, उनके नाम आएंगे, हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। उज्जवलवास के वरिष्ठ अध्यापक महावीर साहू आज सेवानिवृत्त हुए और उनकी आज शानदार विदाई हुई और सभी स्कूल स्टाफ ने उनको बहुत शानदार बधाई दी और छात्र छात्राओं ने भी उनको विदाई दी। और दोस्तों इस अवसर पर पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी पहुंचे थे और बड़ी संख्या में गणमान्य जन नागरिक, उनके रिश्तेदार, चहेते, परिचित वगैरह भी इस कार्यक्रम में शरीक रहे थे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अब गणेश पूजा महोत्सव की, तो बादरा में 2 गणेश पूजा महोत्सव इस समय सक्रिय है और आज से दोनों में ही चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा पाठ जो है वो प्रारंभ हुआ है दोस्तों। सबसे बड़े और पुराने श्री गणेश युवा महोत्सव का 19वां गणेश पूजा महोत्सव दोस्तों फूलदास जी की छतरी में आज से प्रारंभ हुआ है और उसके लिए विशाल दोस्तों कलश यात्राएं आज भादरा कस्बे के विभिन्न बाज़ारों से होती हुई और जहां फूलदास जी की छतरी से के पास में जो मंदिर है वहां से चली थी और वहीं वापस पहुंची। तो इसको लेकर आज देर शाम को दोस्तों संध्या भजन संध्या भी होगी और आरती भी होगी, स्वामणी के भोग भी होंगे और रोज़ाना अब आपको 5 दिन तक गणेश जी की महिमाओं का बखान होते हुए भादरा कस्बे में सुनाई देगा। इसके अलावा दोस्तों श्री गणेश भक्त मंडल द्वारा भी जी नगर समाज की ओर से 5 दिवसीय पूजा महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ जो है मांगी लाल गोयल के द्वारा किया गया, जो कि नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता भी है। और दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा जो पार्षद है वार्नोर साथ के, उन्होंने संयुक्त रूप से इसका जो है उद्घाटन किया और कलश यात्रा यहाँ भी निकालेगी। तो ये भी 5 दिवसीय कार्यक्रम है, दोनों ही एक साथ में प्रारंभ हुए हैं और देर शाम को जो बाबा फूलदास जी की छतरी में कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। तो आज के मुख्य अतिथि और भादरा क्षेत्र के बामासा मुख्य समाज सेवी सुशील गुप्ता महाराजा अग्रसेन चेयरमैन शिक्षण संस्थान के चेयरमैन है और दोस्तों वो आज विधिवत रूप से शाम की संध्याकालीन व्यवस्थाओं का कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज गणेश चतुर्थी को पूरे भारतवर्ष में गणेश जी की महिमा का गुणगान प्रारंभ हुआ है और 2010 में आज के दिन भारत ने दोस्तों पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए जो $50 लाख की सहायता पूर्व से देते आ रहे थे, भारत पाकिस्तान को देता आ रहा था, उसमें बढ़ोतरी की थी और $2.5 करोड़ के रूप में बढ़ोतरी की थी आज ही के दिन 2010 में। दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पाकिस्तान को हम उस समय पहले बहुत सहायता देते रहे थे दोस्तों, और हर बार पाकिस्तान ने हमारी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है दोस्तों। और अब जब 2014 में मोदी सरकार आई है तो बगैर पाकिस्तान के साथ ही, बगैर सहायता के साथ ही, कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ और डिप्लोमेसी स्तर पर भी पाकिस्तान के साथ भारत एकदम से अकेले चल रहा है और उसको किसी भी मायने में मुहैया जो है सहायता वो नहीं करा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मंडियों के भाव जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, मौसम का मिजाज बताएंगे आज के बुलेटिन में। खबरें इतनी ही। नौर से शुरुआत करते हैं गेहूँ दोस्तों 2226 जौ के भाव, 2591 बाजरी के भाव यहाँ रहे हैं, 2109 सरसों के भाव, 6242 मोट के भाव, 5930 ग्वार के भाव, 4515 चना के भाव, 4568 जबकि तारा मीरा 4930, अरंडी के भाव 7200 रुपये प्रति कुंटल नौर में। और संगरिया मंडी में गेहूँ 2185 बिकी है, सरसों बिकी है 5681 जबकि ग्वार के भाव 4301 रुपये रही है। और रावतसर मंडी में चना बिका है 4451, तारा मीरा बिका है 4950 जबकि बाजरा बिका है दोस्तों 2251, मोट बिका है 5200 और सरसों बिकी है 6000 रुपये प्रति कुंटल और गेहूँ बिकी है 2226 रुपये प्रति कुंटल। गंगानगर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 4372 रुपये प्रति कुंटल, चना बिका है 4560, सरसों बिकी है 5961, जौ बिकी है 2575
और गेहूं बिकी है 2170 रुपये प्रति क्विंटल। और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 10,111 नरमे के भाव धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। किसानों के चेहरे पर संभवतः खुशहाली आएगी। गेहूं 2200 रुपये और सरसों 5731 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है सरसा मंडी में। एलनाबाद मंडी में नरमा 9500, सरसों 5992, ग्वार 4270, चना 4524, गेहूं 2195 और बाजरा के भाव दोस्तों यहाँ 2121 और मूंग के भाव 5000, मेथी के भाव 5000 और अरंडी के भाव 7100 रुपये उच्चतम रहे हैं। आज की अंतिम मंडी आदमपुर में नरमा दोस्तों 10,161, कपास बिकी है 8631 रुपये, जबकि सरसों बिका है 6020 रुपये प्रति क्विंटल और आज बाजरा बिका है 2080 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये रहा मंडियों का भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो 31 अगस्त आज है और 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा है। तो गर्मी एकाएक अचानक बढ़ी है। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। 100% बादल आज छाए थे और रात्रि को भी छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी रात्रि को हो सकती है। आज दिन में हल्की बरसात हुई दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच में देर शाम को। तो इसकी हल्की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा भी व्यक्त की गई थी दोस्तों। हेवी बरसात, भारी बरसात की आशंकाएं आज के लिए भी नहीं है। 1 सितंबर को कल कैसा होगा मौसम का मिजाज? 31 से 36 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर कल भी रहने वाला है दोस्तों। 35 से 37 डिग्री देर शाम को भी रहेगा। तो 11 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल दिन भर छाए रहेंगे और देर शाम तक ज़रूर 60-70% बादल रहेंगे। रात्रि को फिर 80 से 90% बादल रहेंगे। 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। टेम्परेचर 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी कल हवाएं चलेगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज आज के लिए। 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।